नमस्कार मित्रों, आज ये घटना चक्र की सीरीज में ये हमारा छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर अप करेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बेसिकली हम शुरुआत करते हैं। पहला जो स्वच्छ सर्वेक्षण है 2023, ये इस बार का 8वां संस्करण है और 8वें संस्करण में लगातार 7 बार से इंदौर टॉप कर रहा है और सबसे स्वच्छ शहर लगातार ये घोषित हो रहा है फर्स्ट रैंक पर। लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ में सूरत को भी फर्स्ट रैंक प्रदान किया गया है। तो इस बार याद रखिएगा, इस बार रैंक फर्स्ट पर 2 हैं। फिलहाल लगातार 7 सालों से इंदौर ही पहले स्थान पर रहा है। इंदौर के बाद है सूरत, ये दोनों क्रमशः एक ही स्थान पे हैं। तो फिर नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, ये हैं क्रमशः 5 वाले। ये हैं बेसिकली ये जो शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग दी गई है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है। उसमें सबसे स्वच्छ शहर दोनों पहले रैंक पर इंदौर और सूरत हैं, फिर नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और भोपाल। लेकिन जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है उनमें पहला रैंक है सासवड़ महाराष्ट्र में है, और दूसरा रैंक है पाटन यानी कि एमपी का। जबकि अगर हम बात करें शीर्ष 5 राज्यों में, तो सबसे अगर राज्य वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वच्छता है महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर ओडिशा और तेलंगाना। इन सूची में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है स्वच्छता में, स्टेट वाइज, राज्य वाइज। जबकि अगर शीर्ष 5 गंगानगर देखे जाएं, जहां से गंगा बहती हैं, वहां पर 5 सबसे अच्छे स्वच्छ शहर, तो पहला स्थान है वाराणसी का, फिर दूसरा प्रयागराज का, फिर तीसरा बिजनौर का, चौथा हरिद्वार का और 5वां कन्नौज का। तो याद रखिए कि जो हरिद्वार है वो 4थे स्थान पर है। बाकी की टॉप 3 जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ही जिले हैं जो शीर्ष गंगा नगर में स्वच्छता पर काबिज हैं। अगर छावनी पूछे कि सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट जोन कौन सा रहा है, तो याद रखिएगा महू छावनी है, ये मध्य प्रदेश की है, वो सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर है जो है नोएडा, जिसका स्थान है 14वां स्थान है। नोएडा का 14वां स्थान है। इसके बाद में तो टॉप 20 में उत्तर प्रदेश में केवल एक शहर जिसकी संख्या 1 लाख से अधिक है, और उसके बाद में गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41, लखनऊ को 40 और फिरोजाबाद को 52, प्रयागराज को 71। इसमें एक सवाल बन सकते हैं, मैच द फॉलोइंग से यह सवाल बन सकते हैं कि आपको दे दिया जाए इन जिलों के नाम और उनके सामने रैंकिंग और उसको मिलाने के लिए पूछ लें। इस तरीके का सवाल यहाँ से बन सकता है। बाकी आप याद रखिएगा कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में टॉप 20 में उत्तर प्रदेश का नोएडा ही है। चंडीगढ़ को राष्ट्रीय सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, ये इस बार एडान पॉइंट है। जबकि कचरा मुक्त में देखें तो कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में नोएडा को 5 स्टार मिला है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह में 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन का एंथम गीत भी इस बार गाया गया है। इस गीत का जो शीर्षक है वो है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इस गीत को गाया हुआ है कैलाश खेर ने। तो इस बार इस गीत को गाया है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, कैलाश खेर ने। ये एंथम बना है स्वच्छ भारत मिशन का 2024 के लिए। एक नई योजना आई है जो इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में है और चांसेस है 100% पूछे जाने की, वो है पीएम जनमन योजना। जो पीएम जनमन योजना है वो आपने देखा होगा कि जो बजट जब पेश हुआ था तो निर्मला सीतारमण ने वहाँ पर एक शब्द का जिक्र किया हुआ था जो था पीवीटीजी।
पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं बेसिकली। ये वो गरीब समुदाय हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, पिछड़े हुए हैं। इनके लिए इस 3 वर्ष के लिए इनके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की गई है, जिससे इन जो जनजातियां हैं इनके लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार के लिए इन पे आदि बुनियादी सुविधाएं क्या की जाएं, उपलब्ध कराई जाएं। इनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिनका नाम है क्या, पीएम जनमन योजना। ये शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई है झारखंड के खूंटी जिले से और इसके लिए मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए 23-24 में 24,104 करोड़ रुपए का कुल व्यय के तहत में मतलब वो किया है, मंजूरी दिया है। यह मिशन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, याद रखिएगा कि इनको कौन ये करेगा, केंद्र सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए काम करेगा। नंबर इस इंपॉर्टेंट देने वाली ये बात है कि इसके लिए जो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय है वो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री होगा, यानी कि समन्वयक मंत्रालय होगा। ये इसमें ध्यान देने लायक चीजें। और इसमें ये दिया गया है एक इंपॉर्टेंट चीज और कि इस योजना के तहत में जो इस मिशन को देश के कहां किया जाएगा, तो याद रखिएगा इस मिशन देश के 18 राज्य और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां की जो जनजातियां हैं उनके लिए इन सब चीज़ों को उपलब्धता की जाएगी और इसे 100% सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा टारगेटेड होगा और एकदम सकुशल तरीके से संपन्न किया जाएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है नमो ड्रोन दीदी योजना। तो नमो ड्रोन दीदी योजना को जानने से पहले एक बात याद रखिएगा कि ये बेसिकली है जो एसएचजी ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं काम करती हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और गांव में जो खेती में उर्वरक की छटाई होती है वहां पर हम जो यूरिया की बोरी वाली यूरिया होती है उसको न प्रयोग करके हम लोग लिक्विड यूरिया यूज होगा। बेसिकली कैसा यूरिया होगा, लिक्विड यूरिया होगा। तो लिक्विड यूरिया का जो छिड़काव होगा वो ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किया है। तो याद रखिएगा कि भारत जो है वो उर्वरकों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। मतलब कि दूसरा सबसे ज्यादा वो प्रोडक्ट भी करता है, मतलब उत्पादक भी है खाद का और सबसे ज्यादा आयात भी करता है। और यहाँ पे देख लेगा जो तरल नैनो उर्वरक होंगे इनके विकास से संबंधित है। इसमें इसका जो किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन की इनका शुभारंभ किया गया है 30 नवंबर 2023 को। यह केंद्र क्षेत्र की योजना है और ये बेसिकली 24-25 से लेकर के 25-26 के अवधि के लिए इसमें 1261 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें लगभग 15,000 चयनित स्वयं एसएचजी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को क्या किया जाएगा, ड्रोन प्रदान किया जाएगा और उन्हें ट्रेंड किया जाएगा कि उनको खेतों में कैसे यूरिया का छिड़काव करना है या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना है। ये है बेसिकली इसके लिए। और स्टार्ट में कुल 15,000 ड्रोन में से 500 ड्रोन की उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। और एक ड्रोन और उसके सहायक उपकरणों की कुल कीमत लगभग कितनी होती है, 10 लाख रुपए आएगा एक ड्रोन की और उसके सहायक उपकरणों की कीमत। और जिसमें में से आपको ये भी बता दें
कि 80% की लागत जो है वो केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से दी जाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें आपकी मदद करेगी 80% लागत के साथ में। यानी कि अगर 10 लाख रुपए लागत है तो 8 लाख रुपए राज्य सरकार देगी, और बाकी के इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को स्वयं समूह के साथ एक एक सदस्य को ड्रोन, एक जो सदस्य होगा उसमें एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण का दिया जाएगा, जबकि एक अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन और सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 2 लोग को ट्रेन किया जाएगा बेसिकली, एक तो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के रूप में और दूसरे को ड्रोन तकनीशियन के रूप में उसमें ट्रेंड किया जाएगा। इस योजना में की जो महिलाएं इसमें काम करेंगी उन्हें मोदी जी ने ड्रोन दीदी शब्द कह के बुलाया था, तो वो उसी नाम से बुलाई जाएंगी, ड्रोन दीदी। क्योंकि याद है 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा किया था, तो वही है ये ड्रोन दीदी योजना जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था। तो याद रखिएगा ये अगला हम देख लेते हैं 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां के बारे में। तो इसमें देख लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें ये देखा जाएगा कि कहां कौन जीता, कहां कौन सीएम है, और उन सब में भी सबसे ज्यादा मैं आपको ये बता दूं, आपसे जो सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि राज्य दे देगा, राज्यों के बारे में सीटों की संख्या दे देगा। तो याद रखिएगा ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य की हम पहले बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से 10 सीटें एससी के लिए हैं और 29 सीटें किसके लिए हैं, एसटी के लिए आरक्षित हैं। याद रखिएगा कुल 90 सीटें, 10 एससी के लिए और 29 किसके लिए, एसटी के लिए। उन सब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ का जो चुनाव वो था शुभंकर, वो था चुनई चिरई। तो चुनई चिरई यहाँ का क्या है, शुभंकर रहा है छत्तीसगढ़ इलेक्शन का। और छत्तीसगढ़ इलेक्शन में ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। किसको पराजित किया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजित किया है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 19 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। अब आपसे एक सवाल देगा कि ये दे सकता है कि राज्य दे देगा, और दूसरे साइड में जो जितनी महिलाएं चुनी गई हैं विधायक के रूप में उनसे दे देगा, कहेगा कि मैच कराइए उनको। एक सवाल ये बन सकता है। दूसरा सवाल यहां से ये बन सकता है कि उनकी जो सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं वो दे देगा और राज्य दे देगा। उससे मैच द फॉलोइंग का सवाल ये बना सकता है, क्योंकि पिछले एग्जामों में आरओ के और पीसीएस के एग्जामों में ये सवाल ऑलरेडी बन चुके हैं। तो और देखिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बने हैं वो हैं विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय यहाँ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ के ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं ये, जिनको छत्तीसगढ़ में सीएम बनाया गया है। इनके साथ साथ में अरुण शाह और विजय शर्मा 2 उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। और जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, तो रमन सिंह को इस बार विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देख लीजिए क्या कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 54 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आईएनसी को 35 सीटों पर जीत मिली है। अगला अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं। 230 सीटों में जब ये इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसमें 35 सीटें एससी के लिए हैं और 47 किसके लिए हैं, एसटी के लिए हैं। ये बात ध्यान देनी है। और यहाँ पर देखिए 27 महिला विधायक बनी हैं इस बार मध्य प्रदेश में। उसमें कितना था, उसमें था 19। याद है 19 महिला विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में कितनी हैं, 27 महिला विधायक हैं। तो और जो मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं वो बने हैं मोहन यादव, और जो मोहन यादव हैं वो उज्जैन दक्षिणी से विधानसभा से विधायक के रूप में चुने गए हैं। जबकि 2 और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो मोहन यादव मुख्यमंत्री, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री। और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उनको विधानसभा क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा अध्यक्ष कौन बना है? तो पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। यहां पर कुल 290 सीटों में से बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं और आईएनसी को 66 सीटें मिली हैं। मिजोरम की भी बात कर लेते हैं। तो मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं। मिजोरम में जो कुल 40 सीटें हैं, इन 40 सीटों में से आप देख पा रहे हैं हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि 2023 में ही एक दल को मान्यता मिला है और जिसका नाम है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी कि जेडपीएम। तो जेडपीएम पार्टी ने यहां पर बहुमत किया है और इसे 2023 में ही अभी इस दल को पहली बार मान्यता दिया गया है और इसी साल ये 27 सीटें जीत करके यहां पर अपनी विजय के स्तंभ को, विजय के परचम को लहराया है। मैं बता दूं यहां पर कुल कितनी सीटें थी? तो 40 सीटें थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 90, मध्य प्रदेश में 200 ये, और यहां पर जो है मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं। और यहां के जो सीएम बने हैं वो हैं लाल दुहोमा। लाल दुहोमा जेडपीएम पार्टी के हैं। जेडपीएम पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, इसका है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। जोरम पीपुल्स मूवमेंट। इसे 2019 में एक क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला था, रीजनल पार्टी के रूप में मान्यता मिला था। और मिजोरम में इस बार कुल 3 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं और यह 1972 के बाद मिजोरम में पहला मामला रहा है जब एक से अधिक महिला का चुनाव हुआ है। नहीं तो आज तक मिजोरम में कभी एक से ज्यादा महिलाएं जीती ही नहीं। तो याद रखिएगा कि मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं लाल दुहोमा। और लाल दुहोमा तब बने हैं जब लगभग पिछले 40 सालों से ये पहला बार बना है जब एमएनएफ यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य पार्टी का कोई वो बना हो, ठीक है, सीएम बना हो। एक और नाम याद रखिएगा, लाल रिनपुई मिजोरम की पहली कैबिनेट मंत्री बनी है और इतिहास में मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बनी है। तो लाल रिनपुई मिजोरम में पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं। थोड़ा लाल दुहोमा का हम टैग देख लेते हैं, इतिहास देख लेते हैं। तो लाल दुहोमा जो है वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके सिक्योरिटी में शामिल थे, ठीक है। और ये शेरछिप विधानसभा से इलेक्शन इस बार जीते हैं। और यहाँ पर देखिए दिया गया 1984 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए। और समझिएगा कि 1988 में ही लाल दुहोमा वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर दल बदल विरोधी जो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में पहले लोकसभा सांसद थे जिनके ऊपर यह लागू हुआ था। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि लाल दुहोमा वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 1988 में दल बदल कानून के तहत में पहले अयोग्य होने वाले व्यक्ति हैं लाल दुहोमा। अगली जो स्टेट है वो है राजस्थान। तो राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। 200 सीटें में से 34 सीट एससी की रही है और 25 सीट किसकी रही है? एसटी की रही है। और यहां देखिएगा कि इंपॉर्टेंट ये है कि कुल 200 सीटें थी लेकिन इलेक्शन हुए हैं कितने पर? 199 पर, ठीक है। वहां पर एक करणपुर विधानसभा में, कारण क्या था? करणपुर विधानसभा में एक राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कुनर, उनका निधन हो गया था, तो जिसके कारण वहां पर इलेक्शन डिले कर दिए गए थे और बाकी के 199 जगहों पर इलेक्शन हुए। और जहां का रिजल्ट आया है वहां पर भी
अब रुपिंदर सिंह कूनर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उन्होंने विजयी बना है, वो जीते हैं, जो 200वां स्थान था, जो 199 में नहीं आया हुआ था। अब इसमें कुल 20 महिलाओं ने जीता हुआ है, कुल 20 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। कहाँ से? राजस्थान विधानसभा चुनाव में से। और भजन लाल शर्मा यहाँ पे क्या बने हैं? राजस्थान के नए सीएम बने हैं। और ये पहला अवसर है जब शर्मा पहली बार विधायक बने हैं, और पहली बार में ही उनको क्या बना दिया गया है? मुख्यमंत्री बना दिया गया है राजस्थान का। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी कुल 115 सीटों पर जीती है, आईएनसी को कुल मिले हैं 70 सीटों। एक अंतिम देख लेते हैं हम, तेलंगाना जो विधानसभा चुनाव हुआ है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का हाल ये रहा है कि कुल 119 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, जिसमें से 19 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं, 12 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए हैं। और इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि कुल 8% महिला विधायक बनी है, यानी कि कुल 10 संख्या में कुल 10 हैं, और परसेंटेज वाइज कितनी है? 8% बनी है। और यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार बनी है तेलंगाना में, यहाँ पर अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के क्या बने हैं? सीएम बने। अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना 2014 में बनने के बाद ये उसके दूसरे मुख्यमंत्री हैं, और ये कोडंगल विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं। जब यहाँ पे देखिए, मल्लू भट्टी बिस्मार्क तेलंगाना के क्या होंगे? उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मल्लू भट्टी बिस्मार्क। एक और निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा ऐतिहासिक रहा है, 270 पर 270 के जो इस पे सुनवाई हुई है, तो 270 के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 5-1 से बहुमत के तौर पर यह पारित कर दिया है कि केंद्र सरकार ने जो 35A और 370 को समाप्त किया था वो बिल्कुल लीगल तरीके से किया था, और राष्ट्रपति के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इसको क्या कर सकता है? सिर्फ एक अधिसूचना, एक तरफा अधिसूचना के द्वारा इसे क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। उसके पास में ये क्या होती है? पावर होती है, जिसकी वजह से इसको समाप्त किया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों से देखिए, इसके लिए संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत की जरूरत होती है, जो कि दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कथन को भी सही ठहराया कि जब 370 निरस्त हो चुका है, तब जम्मू कश्मीर का कोई संविधान अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि भैया 2024 तक विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। तो विधानसभा चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद में केंद्र सरकार ने अपने यहाँ संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को पेश किया हुआ है, जिसका नाम है, यहाँ इसमें कुल 2 कानून पेश किए गए हैं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। तो दो बिल पेश किए गए हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये देखिएगा कि जम्मू कश्मीर का जो आरक्षण विधेयक रहा है, इनमें इनकी धारा 2 में संशोधन किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? तो यहां देखिए, ये इनमें कुल जो सीटें हैं, उनकी सीटें पहले 107 थी, 107 से बढ़ा करके कुल कितना कर दिया गया है? 114 कर दिया गया है। और यहाँ पर इनमें 7 सीटें एससी के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, और 9 सीटें किसके लिए? एसटी के लिए। तो एससी के लिए 7 सीट और एसटी के लिए कुल 9 सीट आरक्षित होगी 114 सीटों में से। और देखिए यहाँ पर, जहां पर जम्मू और कश्मीर की जो विधानसभा की जो वास्तविक सीट है, वो 83 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 90 कर दी गई है। जिस 90 में से 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें कहां रहेंगी? कश्मीर में होंगी। बाकी की जो 24 सीटें हैं,
बाकी की जो 24 सीटें हैं वो कहाँ रहेंगी, वो जो हमारा पीओके वाला इलाका है उसके लिए आरक्षित कर दी गई हैं। भविष्य में जब हमारा पीओके हो जाएगा तो हम वहाँ पे भी 24 सीटों के लिए इलेक्शन करवा सकते हैं। दूसरा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी कि द्वितीय संशोधन विधेयक पेश हुआ है। इसे 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित किया गया, 28 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। इसमें देखने वाली ये बात है कि देखा गया कि जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए क्या कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए। 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए, यही प्रावधान किया गया है इसमें। और जितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब आरक्षण में है, उसी में से ही, अलग से नहीं, उसी में ही महिलाओं के लिए भी उनकी जो कास्ट के उनकी जो महिला हैं उनके लिए क्या कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए। ठीक है। अगला जो है वो मोदी जी ने एक नया लॉन्च किया हुआ है, माई भारत करके नया स्कीम का नाम है MY भारत, मेरा यूथ भारत नाम दिया गया है इसको, भारत नाम दिया गया है, मेरा यूथ भारत ना, मतलब मेरा युवा भारत। इसमें क्या है कि जो हम लोग 75वीं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर के 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय की अवधि को हमने क्या नाम दिया है, अमृत काल नाम दिया है। तो इसी जो अमृत काल है, इस अमृत काल में जो ग्रामीण युवा और शहरी युवा हैं इनके लिए एक एकल मंच बनाया गया है, और यह है क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी होगी, इसी का नाम दिया गया है मेरा युवा भारत। इसमें देखिए इसको मोदी जी ने लॉन्च किया है नई दिल्ली से कर्तव्य पथ पर। ठीक है, मेरा युवा भारत कब लॉन्च किया है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है यानी कि 31 अक्टूबर। अब ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसका नेतृत्व करने के लिए संस्थागत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रदान करता है ये युवाओं को। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये जो वो चलेगा वो फिजिटल माध्यम में चलेगा। फिजिटल का मतलब क्या हुआ, ये एक फिजिटल मंच होगा। फिजिटल मंच होगा किसके लिए, तो राष्ट्रीय युवा नीति के लिए, यानी कि जो 15 से 29 साल के युवा हैं वो इससे लाभान्वित हो सकेंगे। और जिसमें फिजिटल माध्यम होगा, फिजिटल का मतलब होता है फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिकल प्लस क्या डिजिटल, ये दोनों माध्यम से होगा। इसके लिए एक नया शब्द चुना गया है फिजिटल, उसके लिए देखिएगा। इसमें युवाओं को मात्र पैसिव रिसिप्शन नहीं बनना है, यानी कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं बनना है, बल्कि उसकी जगह में एक्टिव ड्राइवर बनना है, सक्रिय संचालक बनने हैं। ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव का समापन हुआ है। तो आजादी का अमृत महोत्सव के समापन में दो बातें, एक जो 15 नवंबर रहा है, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को मनाया जाता है साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत में वीर बाल दिवस शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस की स्मृति में। ठीक है, ये इतने चीजें हुई हैं। इसके लिए इन सब के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम है मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश। और ये शुरू किया गया था, ये अमृत कलश यात्रा का समापन था बेसिकली। और इस अमृत महोत्सव की जो आधिकारिक शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 2021 को हुई थी। 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव था बेसिकली, ये आजादी का अमृत महोत्सव। इसका जो रिजल्ट आया है वो ये है कि इस महोत्सव का समापन होने के बाद आजादी का अमृत महोत्सव जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, इसका अब जब समापन हुआ है तो इसमें टॉप किया है जम्मू कश्मीर ने, दूसरे स्थान पर रहा है गुजरात और तीसरे स्थान पर रहा है हरियाणा और राजस्थान रहे हैं क्रमशः दूसरे और
तीसरे स्थान पर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके दौरान में हमने कुछ सरकार ने कुछ और भी अवार्ड दिए हैं ऐसे मंत्रालय जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय को इसमें नंबर 1 पर रखा गया है, दूसरे स्थान रक्षा मंत्रालय और तीसरे पर रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को स्थापना दिया गया है। मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2021 को अमृत महोत्सव स्मारक का आयोजन किया गया है, जो कि किस पर है, कर्तव्य पथ पर है, नई दिल्ली में। इसी से मिलता जुलता एक और प्रोग्राम था जिसका नाम था कि मेरी माटी मेरा देश। ये बेसिकली अभियान था जो चलाया गया था 9 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक। राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम था, खेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मिलकर के चलाया गया था। इसमें वीरों और जो वीरांगनाएं हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसको आयोजन किया गया था कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इस अभियान का जो टैग लाइन था वो है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। तो कार्यक्रम था मेरा माटी मेरा देश। अगली जो न्यूज है वो है नमो भारत ट्रेन। तो नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है और ये भारत की पहली क्या है, रैपिड रेल सेवा है। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है जिसे शुरू किया गया है आरआरटीएस में, यानी कि क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन प्रणाली, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया गया है। तो देख लेते हैं इसकी शुरुआत कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो ये बेसिकली मेट्रो की जगह इसको चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि यह लंबी दूरी करने के लिए ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक स्पीड से चल लेती है। चूंकि ये मेट्रो रेल की 3 गुनी चलती है, 3 गुनी ज़्यादा स्पीड होती है इसमें, और जो ठहराव होता है, रुकाव होता है, स्टॉपेज होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको चलाया जा रहा है ताकि अभी इसमें एनसीआर को जोड़ने के लिए जो जोड़े गए हैं, तो इसमें कुल 8 आरआरटीएस गलियारों की जो रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम है, कुल 8 गलियारे बनाए जाएंगे जो नगरों को, अन्य नगरों को हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से जोड़ेंगे। तो देख लेते हैं हमारे जो 8 आरआरटीएस रैपिड रेलवे ट्रांजिट जो गलियारे बनाए जाएंगे वो कहाँ बनाए जाएंगे। तो पहला बनाया जाएगा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ में, फिर दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर तक, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए पलवल तक, गाजियाबाद से लेकर खुर्जा तक, दिल्ली बहादुरगढ़ से लेकर के रोहतक तक, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली सहादरा और बड़ौद तक ये इतनी ट्रेनें चलाई जाएंगी। लेकिन इसको प्राथमिकता के तौर पर पहले खंड के साथ में इसका उद्घाटन किया गया है, जो है गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से लेकर के दिल्ली मेरठ, ये जो गाजियाबाद बना है उस पर इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है नमो भारत ट्रेन। तो ये साहिबाबाद के दुहाई डिपो से शुरुआत हुई है इसकी, साहिबाबाद के दुहाई डिपो से मुझे इसको हरी झंडी दिखाई है और ये दिखा करके रवाना किया है। इसी के साथ में भारत में क्या हो गया है, आरआरटीएस का शुभारंभ हो गया है। और ये कुल कितनी दूरी की है, तो याद रखिएगा कि 82.15 किलोमीटर है ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ से करके आरआरटीएस जो बनी है। ये भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन प्रणाली की जो डिजाइन गति है वो है लगभग 180 किलोमीटर है। लेकिन ये वास्तव में ना वास्तव इसकी स्पीड है वो है लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, हम इसको कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, जो कि मेट्रो की लगभग 3 गुनी है। इससे फायदा ये होगा कि दिल्ली से अगर मेरठ आना है, दिल्ली से मेरठ आने में लगभग 1 घंटे में आप उसको पहुंच जाएंगे या 1 घंटे से कम समय लगेगा, इतनी इसकी स्पीड है। इतना ही।
अगला हम नेक्स्ट टॉपिक अगले टर्न पर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।